नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के स्टार्टअप्स की। एक ऐसी जबरदस्त कहानी जिसने सिर्फ 10 साल में, मतलब सोचिए 2016 से 2026 के बीच देश की इकोनॉमी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये जानकर हैरानी होगी कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जी हाँ, सिर्फ अमेरिका और चीन ही हमसे आगे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत इस मुकाम तक पहुंच गया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें हैं साल 2016 में। यहीं से एक ऐसी पॉलिसी की शुरुआत हुई जिसने इस पूरी क्रांति की, कह सकते हैं, नींव रखी। ये सफर शुरू हुआ 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के साथ। फिर 2021 में जो नए नए आइडियाज थे उनको सपोर्ट करने के लिए सीड फंड स्कीम आई, और अभी हाल ही में 2024 में एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये वो टैक्स था जो नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाने पर लगता था। इससे इन्वेस्टर्स के लिए राह और भी आसान हो गई, और अब 2026 में इस पूरे बदलाव के 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो भाई, इसका मकसद क्या था? सिर्फ नई कंपनियां खड़ी करना नहीं था। नहीं, असली मकसद था एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर बनाना जहां नए आइडियाज फल फूट सकें। सरकारी नियमों का जो जाल है वो आसान हो, फंडिंग मिलना यानी पैसा मिलना आसान हो, और सबसे जरूरी, लाखों लाख नौकरियां पैदा हों। लेकिन देखिए, सिर्फ एक योजना बना देने से तो काम नहीं चलता है ना। इस आग को लगातार हवा देने की जरूरत थी, और ये काम किया कुछ बहुत ही खास पॉलिसीज ने और फंडिंग के नए नए तरीकों ने। सबसे पहला काम था कागजी कार्रवाई और लाल फीताशाही को कम करना। मतलब स्टार्टअप्स को छूट दी गई कि वो 9 लेबर लॉज और 3 एनवायरमेंटल लॉज के लिए सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। उन्हें सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेने के लिए किसी पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। और हाँ, अगर कोई स्टार्टअप मान लीजिए नहीं चल पाया तो उसे सिर्फ 90 दिनों के अंदर बंद करने का प्रोसेस भी आसान बना दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की, फंडिंग की। इसके लिए 2 बड़े रास्ते बनाए गए। पहला था फंड ऑफ फंड्स। ये 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड है जो उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है जो ऑलरेडी थोड़ा ग्रो कर चुके हैं और अब और बड़ा बनना चाहते हैं। और दूसरा था सीड फंड। ये करीब 945 करोड़ का फंड था, खास तौर पर उन बिल्कुल नए आइडियाज के लिए जिन्हें अपना पहला प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाने के लिए शुरुआती पैसों की जरूरत होती है। तो ठीक है, पॉलिसीज बन गईं, फंड्स भी आ गए, पर सवाल यह है कि इसका जमीन पर असल में असर क्या हुआ। चलिए अब उन नतीजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को एक बिल्कुल नया रूप दिया है। तो आंकड़ों को देखिए, 2016 में हमारे पास मुश्किल से कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, और 2025 तक ये नंबर बढ़कर हो गया 2,09,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक धमाका है, एक विस्फोट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक ही नहीं रुकी। आज लगभग आधे 50% स्टार्टअप्स जयपुर, इंदौर और कोची जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। मतलब अब एंटरप्रेन्योरशिप पूरे देश में फैल रही है। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे यूनिकॉर्न्स की। तो उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि ये यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न सीधी भाषा में वो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। तो 2025 तक भारत में 120 से भी ज्यादा एक्टिव यूनिकॉर्न्स थे, और जरा सोचिए 2014 में ये नंबर सिर्फ 4 था। सिर्फ 4। ये दिखाता है कि इंडियन स्टार्टअप्स अब किस स्केल पर, कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जरूरी आंकड़ा अब आ रहा है। इन सभी स्टार्टअप्स ने मिलकर 21 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। इसका मतलब है कि इसका असर सीधे सीधे लाखों परिवारों और लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। और इस पूरे ग्रोथ स्टोरी में महिलाओं का रोल क्या रहा, ये भी सुनना बहुत जरूरी है। आज 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक वुमन डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, महिला उद्यमियों को फंडिंग मिलने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। सफर वाकई शानदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंजिल अभी दूर है। तो अब आगे का रास्ता कैसा होगा? आने वाले दशक में हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी? अब आगे की राह देखें तो कुछ चुनौतियां साफ नजर आती हैं। जैसे फंडिंग अभी भी हर राज्य तक बराबर नहीं पहुंच रही है। महिलाओं के स्टार्टअप्स को आज भी पुरुषों के मुकाबले कम पैसा मिलता है। और जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, मतलब जो बहुत ही गहरी नई तकनीक पर काम करते हैं, उन्हें ऐसी फंडिंग चाहिए जो लंबे समय तक टिकी रहे। तो आगे का रास्ता क्या है?
हमें यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप्स के बीच का कनेक्शन और मजबूत करना होगा, गांव देहात में नए आइडियाज को सपोर्ट करना होगा और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा जो एक्सपोर्ट कर सके। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या यही स्टार्टअप क्रांति वो इंजन बन पाएगी जो 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश बनाने के सपने को सच कर सके? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।